एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटेक्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के बीएससी सेकंड डे के फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। आई होप आप सबके पिछले एग्जाम बहुत अच्छे से करेंगे एंड नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करनी है, ताकि आगे के एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं यूनिट 1 के एंड फर्स्ट एंड सेकंड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, जो कि मैं टोटल 8 क्वेश्चन ही बताऊंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा बताने का कोई फायदा नहीं है, जो कि एग्जाम में आने वाला ही नहीं है। ठीक है, मैं लिमिटेड चीजें बताऊंगी ताकि आपके एग्जाम बेसिस पे हो। ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम दीजिए जैसे कि आपने पिछले पेपर्स में किए हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं यूनिट 1 के एंड सेकंड के सारी चीजें बताऊंगी। नेक्स्ट इसके पार्ट में मैं सारी चीजें आपको डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसका यूनिट सारा कंप्लीट करा दूंगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा क्वेश्चन आता है, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के शंकुलों के रंग व बनाने की क्षमता बताइए। ठीक है, एंड इसका विधि भी बताना है, इसका मेथड भी डिस्कस करना है। ठीक है, डिस्क्राइब द कलर एंड मेथड ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन अलर्ट के बारे में लिखना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन में मैं बताते हुए चलूंगी, जो कि पहले तो इसमें इसका तत्वों के बारे में बढ़िया से कौन कौन से तत्व क्या क्या नेम है। ठीक है, स्कैंडियम, एसिस का नेम टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक एंड सारी चीजें। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। एंड नेक्स्ट आता है इसके तत्वों के बारे में पढ़ना है। तो उसका तत्व हमारा पहला पॉइंट है, प्रथम संक्रमण श्रेणी की शुरुआत स्कैंडियम या टाइटेनियम से होती है या जिंक पर खत्म होती है। ठीक है, किससे शुरू होती है? स्कैंडियम या टाइटेनियम से शुरू होती है और या जिंक पे खत्म होती है। ओके, नेक्स्ट आएंगे द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण के बारे में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको पढ़ा रही हूँ, उसे भी नोट करते हुए चलो। ठीक है, जो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ उसे आप नोट कर लो। बाकी अगर आप इसका पीडीएफ नोट चाहिए होगा, ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा, पीडीएफ नोट्स का मिल जाएगा, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मिलेगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे टेलीग्राम पे डीएम करिए एंड वहां से इसका पीडीएफ नोट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको पर सब्जेक्ट चाहिए होगा तो आपको प्राइस, आपको सारी चीजें वहां से पता चल जाएंगे टेलीग्राम से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आएंगे इसका द्वितीय श्रेणी परमाणु के बारे में। देखिए क्या होता है। देखिए, द्वितीय श्रेणी परमाणु की त्रिज्या प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में अधिक होती है। किससे तुलना में अधिक होती है? प्रथम संक्रमण की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, परंतु द्वितीय तृतीय संक्रमण श्रेणी की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे द्वितीय संक्रमण श्रेणी के परमाणु में कोषों की संख्या प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में अधिक होती है। ठीक, इसका इंग्लिश वर्जन भी है, अगर आपको इसका इंग्लिश वर्जन चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड वहां से आप डीएम करेंगे, आपको प्रोवाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे संक्रमण तत्व क्या है, इसके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम इसके विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से मैंने बताया है ना। सेकंड क्वेश्चन में आपको यही बोल रहा है कि संक्रमण के तत्वों से आप क्या समझते हैं? आवर्त तालिका में स्थान, सामान्य लक्षण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखना है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, जनरल क्रिएटिसिन एंड इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है इसका। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपने नोट्स इसका लिया हुआ है तो आपको मिल जाएगा सारे नोट्स। ठीक है, तो देखिए, संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके दो सबसे बाहरी कोशपूर्ण अपूर्ण होते हैं। यह तत्व आंशिक रूप से अन्य किसी भी समान ऑक्सीकरण अवस्था में या डी उपकोष में भरे होते हैं। इन्हें आमतौर पर डी ब्लॉक संक्रमण तत्व के रूप में संदर्भित किया जाता है। इन तत्वों का समातिल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसे नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे नोट करिएगा आप लोग, इसे नोट कर लीजिए, ये पॉइंट आपका नोट करिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, n-1 ब्रैकेट में एंड d-10 ns1-2। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, इसका ये पीरियोडिक टेबल भी है, पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लेते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लैंथेनाइड एवं के पृथक्करण के लिए प्रयुक्त आयनिक विनयन विधि और पश्च एक्टिनाइड विधि के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द आयनिक एक्सचेंज मेथड एंड फॉर सेपरेशन एंड मेथड फॉर लेटर एंटीसाइड्स। ठीक है, एंटीडेट्स के बारे में कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आएंगे लैंथेनाइड के पृथक्करण के क्या क्या तरीके होते हैं। तो पहले तो इसको जानेंगे। लैंथेनाइड्स को अलग करने के विभिन्न तरीके होते हैं। कौन कौन से? विलायक निष्कर्षण, आयन विनयन विधि और आंशिक क्रिस्टलीकरण और क्रोमेटोग्राफी विधि और ऊर्ध्वपातन शामिल है। ठीक है, कौन कौन से आपके शामिल है, एक बार फिर से रिवीजन करिए। विलायक विधि, आयन विनयन विधि, आंशिक क्रिस्टलीकरण, क्रोमेटोग्राफी विधि और ऊर्ध्वपातन शामिल है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट करनी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट आएंगे इसके तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, देखिए ये भी लिख लीजिए, नोट करें इसे। लैटिन्स के एक डी ब्रॉड तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ये है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। एंड जिनके पास नोट्स होगा उन्हें ये इंग्लिश में प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं बता रही हूँ। एंड नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन 4 में डिस्कस करेंगे ब्रोंस्टेन लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्लों एवं क्षारों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन द एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन लॉरी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, ओके। तो चलिए देखते हैं ब्रोंस्टेन लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या है, ठीक है, इनके द्वारा अम्ल क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल को हाइड्रोजन को आयन H+ दान करने में सक्षम पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि क्षार हाइड्रोजन आयन को स्वीकार करने में सक्षम पदार्थ है, किसके हाइड्रोजन में स्वीकार करने के लिए, आयन को, ठीक है। संक्षेप में अम्ल प्रोटॉन दाता के रूप में कार्य करता है, किसके दाता के कार्य करता है, प्रोटॉन के रूप में कार्य करता है, ठीक है, और क्षार प्रोटॉन स्वीकर्ता के रूप में कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम इसका सिद्धांत कंप्लीट कर लेते हैं, अम्ल और क्षार का सिद्धांत क्या है देखते हैं। तो अम्ल और क्षार की ब्रोंस्टेन लॉरी परिभाषा, अम्ल एक प्रोटॉन H+ दाता हो और क्षार एक प्रोटॉन स्वीकर्ता है, ठीक है, नोट करेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, अम्ल क्या है, H+ दाता है, और ठीक है, प्रोटॉन क्या है आपका, मतलब क्षार क्या है, H+ स्वीकर्ता, ठीक है, प्रोटॉन स्वीकर्ता, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है। एंड 5 आएंगे लुईस अवधारणा से आप क्या समझते हैं, एंड इसके अम्ल और क्षारकों की परिभाषा दीजिए, ठीक है, इसके अवधारणा भी पढ़ना है, इनके अम्ल और क्षारकों की क्या परिभाषा इन्होंने दी थी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर। और हाँ, ये जो देखिए मैंने एक आपको फॉर्मेट मैं जब इसका PDF दूंगी ना, इसमें ये इंक्लूडेड होगा, एंड बाय द वे जिसके पास नोट नहीं है वो इसे स्क्रीनशॉट लेके रख ले, एंड इसका एग्जाम में अगर बनाते हो ना तो बहुत ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा इसमें, ठीक है। अगर आप किसी डायग्राम के साथ किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो चाहिए लुईस अवधारणा के अनुसार अम्ल और क्षार क्या है इसके बारे में देखते हैं। लुईस सिद्धांत बताता है कि अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करने इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी साझा करती है, किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं को इनमें से किसी एक या दूसरे वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है, ओके। अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करने इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी साझा करती है, किसके अनुसार, लुईस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या की कोई परिवर्तन नहीं होती है, इसे याद रखिएगा। कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं को इनमें से किसी एक या दूसरे वर्गीकृत किया जाता है, ओके। नेक्स्ट इसका हम पढ़ेंगे, इसका कठोर और मृदु के बारे में देखते हैं, इसका क्वेश्चन देख लीजिए पहले, फिर इसका आंसर बताते हूँ, ठीक है। तो देखें HSB के अनुसार कठोर एवं मृदु रूप से अम्ल एवं क्षारक का वर्गीकरण करना है अकॉर्डिंग टू HSB क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बेसिस एंड हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 एंड द लास्ट हमारा 8 आएगा, पहले 6 कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, देखो कठोर तथा मृदु अम्ल धारणा क्या है, आप इसका क्या समझते हैं, उपयोगिता बताइए, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है, एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड है वो भी पढ़ लीजिएगा। कठोर अम्लों की कठोर क्षारों के साथ सब मजबूत अंतःक्रिया होती है, जबकि मृदु अम्लों की मृदु क्षारों के साथ सबसे मजबूत अंतःक्रिया होती है, जो यह दर्शाता है कि कठोरता कठोर अंतःक्रियाओं को पसंद करती है और कोमलता नरम अंतःक्रियाओं को पसंद करती है, ठीक है। इसका भी पीरियोडिक टेबल है, मैंने आपको देना है, कंप्लीट करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अजलीय विलयन क्या होता है, मैंने एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, अजलीय विलयन क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो जल के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में घुलकर विलयन बनाते हैं, ऐसे द्रव्यों को अल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड मुख्य हैं। इन द्रव्यों में विलयन अजलीय विलय कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द्रव अमोनिया क्या होता है इसके बारे में पढ़िए, ठीक है। द्रव अमोनिया के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसका तरल अमोनिया का सूत्र होता है NH3 अमोनिया। द्रवीभूषित अमोनिया प्राकृतिक क्षारीय है, यह पानी में घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड देता है जो अनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देता है, इसलिए यह लाल लिटमस को नीला और फिल्ट्रेशन को घोल को गुलाबी कर देता है, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट है, इसे नोट करेगा थोड़ा तो, ठीक है। द्रव अमोनिया क्या होती है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड के जल अभिक्रिया करने पर कौन सा अम्ल बनता है, मैं सारे आपको एक साथ बता रही हूँ, ठीक है। 6-7 अभी क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगी तो नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं एक बार सारे आंसर बता दूं आपको जल्दी, ठीक है। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड में जल में घुलकर क्या बनता है, इसे नोट करेगा पूरा ये इसका डायग्राम, ओके।
नेक्स्ट है, क्या होता है जब अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है। अमोनिया संघनन के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, यहाँ तक कि 10 डिग्री के पर भी, जिसे लाल NSOX के पॉलीमर युक्त विषम ठोस पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिससे सल्फर ऑक्सीकरण अवस्था में 4th and 3rd और 6 तक संभवतः अन्य मानों में अनुपातित हो जाता है। रमन स्पेक्ट्रा संकेत देते हैं कि गर्म करने पर यह बनता है आपका। ठीक है, तो आइए देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का परिभाषा। तो इसको जरूर नोट करेगा, SO2 इसका फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक रंगहीन प्रतिक्रियाशील वायु प्रदूषक और जिसकी गंध बहुत तीखी होती है। यह गैस मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, पौधों के जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक ज्वालामुखी गतिविधि होते हैं। ठीक है, नोट करेगा इसका परिभाषा। बाकी इसका ये इंग्लिश वर्जन है एंड सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करा चुके, सारे क्वेश्चन जो भी एक्स्ट्रा थे वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी मैं इसका नेक्स्ट यूनिट 3rd and 4th भी बता दूंगी। ठीक है, जिससे आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी एंड कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। IAS का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 and 8 में क्या बोला था, अजलीय विलायकों, जैसे कि मैंने बताया ना, अजलीय विलायकों क्या है, भौतिक गुण, प्रकार, सब कुछ आपको पढ़ना है। एक्सप्लेन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, टाइप एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे ड्रव सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, ड्रव अमोनिया अभिक्रिया क्या है। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन इन लिक्विड एमिनो और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो सारी चीजें आई होप आपको मैंने क्लियर करा दी है एंड कोई भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे मुझसे डायरेक्ट मुझसे कंप्लीट कर सकते हो। सारे सिलेबस आपके ऑल सब्जेक्ट आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़े, वहां से आपको प्रोवाइड होगा। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।